दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप सब जानते हैं कि आज शनिवार का दिन है, 14 अगस्त सन 2021। और आज हमारा स्टार्स विद नीरज शर्मा कार्यक्रम होता है। और इस कार्यक्रम के अंदर हमारे पास प्रोग्राम में बहुत सितारे, बड़े बड़े सितारे आते हैं, जिन्होंने अपना जीवन रेडियो, टेलीविजन, थिएटर और फिल्म वर्ल्ड को दे दिया है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शख्सियत वो व्यक्तित्व हैं। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा दोस्तों, मुझे ब्रॉडकास्टिंग वर्ल्ड से जुड़े हुए लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। 5 दशक हो चुके हैं जो मैं ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ। उससे पहले मैं रेडियो का लिसनर था और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी मेरी जननी है, जिसने मुझे पैदा किया आप लोगों के सामने आने के लिए। दोस्तों, मैं समझता था, बचपन में हम सुना करते थे गीतों भरी कहानी, रेडियो प्रोग्राम्स में, प्रायोजित कार्यक्रमों में। मंजूषा एक कार्यक्रम आता था विविध भारती का, उसमें और बहुत से कार्यक्रमों के अंदर हम सुना करते थे। और मुझे लगता था कि ये प्रायोजित कार्यक्रमों से रेडियो कहानी का, गीतों भरी कहानी का जन्म हुआ है। लेकिन दोस्तों, मैं गलत था। इसका गीतों भरी कहानी का जन्म कैसे हुआ? गीतों भरी कहानी आप समझ गए ना, कहानी चलती है या नाटक चलता है और फिर उसमें बीच में फिल्मी गाना आ जाता है, फिर कहानी आगे बढ़ती है और सिचुएशन के हिसाब से फिर उसमें गाना लग जाता है और वो चलता है। मैं गलत था और आज मुझे पता चला कि उस गीतों भरी कहानी का जन्म कैसे, किन के द्वारा और कहां हुआ। दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ी हुई है जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो वेटरन है और हमारी जनरेशन के बहुत सारे लोग वो बातें नहीं जानते जो आज वो हमको बताने वाले हैं। और जैसा कि मैंने इसमें इवेंट क्रिएट करते हुए लिखा था कि ये सब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर द करंट जनरेशन एंड द जनरेशन टू कम। ब्रॉडकास्टिंग का हम अपने आप को पुरोधा मानते हैं। लोग कहते हैं, नीरज जी आपने ब्रॉडकास्टिंग में इतने समय लगा दिया, आपने ये किया, वो किया, वो किया, लेकिन जो हस्ती आपके सामने आने जा रही है, ऐसा लगता है कि हम बच्चे हैं, हमने अभी तक कुछ सीखा नहीं है और हम इनसे सीख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जरूर इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें और इस प्रोग्राम से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मुझे मालूम है। और वो जो डॉक्यूमेंटेशन आज होने जा रहा है, यह अभूतपूर्व है। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि उस हस्ती को आज इतिहास में पहली बार मैं स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। ये हैं, आपके सामने आ रहे हैं श्री लोकेंद्र शर्मा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नीरज और सभी। अब तक आदत मेरी बनी रही है कि मैं श्रोताओं से बात करता हूं और आज मुझे दर्शकों के सामने हाजिर होने का मौका मिला। सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और कुछ सुनना चाहते हैं। जो कुछ मुझे आता है मैं बताऊंगा, लेकिन सब कुछ आता है ये दावा मैं कभी नहीं करूंगा, करना चाहिए भी नहीं, कर सकता भी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि रेडियो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले नीरज ने कहा कि रेडियो में ही उनका जन्म हुआ। इसी बात को, इस वाक्य को थोड़ा सा बदल कर मैं अपने बारे में कहूंगा कि रेडियो की खातिर ही मेरा जन्म हुआ। दरअसल रेडियो में मैं कभी अपना जीवन बिताऊंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था, कोई भी सोचता नहीं उस आयु में, जिस आयु में रेडियो मेरे जीवन में आ गया था। शायद ये मैं कहानी शुरू करूं जब मैं 10 बरस का था, तब से। हम राजस्थान के एक कस्बे में, आज तो वो शहर हो चुका है, उसका नाम भीलवाड़ा, जहाँ मेरा बचपन बीता, वहाँ मेरे पिताजी की ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की दुकान थी। HMV के ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स और ग्रामोफोन वो वहाँ बिकते थे। और मैं 10 बरस की आयु में बैठा हुआ एक बड़े भोंपू वाले ग्रामोफोन पर चाबी भर के, और हर बार सुई बदलनी पड़ती थी, और रिकॉर्ड बजाया करता था।
ये तब मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी रिहर्सल हो रही है। जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, वो मेरे को इस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, रिकॉर्ड ही बजाना है जीवन भर। मुझे ये तब नहीं पता था। उसके बाद 1956 में जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो 1956 में 16 जून 1956 को हम लोग दिल्ली आ गए। वैसे पैदा तो मैं दिल्ली में हुआ था, लेकिन जब मैं 1-1.5 बरस का था तब हम राजस्थान के उस कस्बे में चले गए थे, इसलिए बचपन मेरा वहाँ बीता। लेकिन जब हम दिल्ली आए तब मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था, और अब तक केवल ग्रामोफोन रिकॉर्ड और ग्रामोफोन तो मुझे मालूम था, रेडियो नहीं मालूम था। दिल्ली में जब आया तो चांदनी चौक में हम अपने मामा जी के घर में रहते थे। उनके यहाँ एक रेडियो था, रेडियोग्राम था। आधा उसका हिस्सा ग्रामोफोन का था और आधा रेडियो का था, और बहुत बड़ा आकार का, टेबल के आकार का था वो। इसमें मैंने पहली बार रेडियो सुना। दिल्ली के जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते थे उनमें एक कार्यक्रम जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया, वो था बच्चों का कार्यक्रम। उसमें एक भैया होते थे, एक दीदी होती थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था। एक और कार्यक्रम था, आपकी चिट्ठी मिली। उसमें 2 व्यक्ति मिलकर के श्रोताओं के पत्रों के उत्तर देते थे, मुझे उसमें भी बड़ा मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे एक दिन एक नाटक सुन लिया, नाटक सुन के बड़ा मज़ा आया। कुल मिलाकर रेडियो मुझे आकर्षित करने लगा, और मुझे लगा कि मुझे भी रेडियो में बोलना चाहिए। लेकिन बोलूँ कहाँ? घर में तो एक वो जो रेडियोग्राम था उसके अलावा और कुछ था नहीं, बाकी रास्ता मुझे पता नहीं था। मैं क्या करता, घर के सारे बच्चों को लड़ झगड़ करके, उनको डांट डपट करके सामने पलंग पर बिठा देता, और मैं उस रेडियोग्राम के पीछे छुप करके बैठ जाता। और जितनी देर में वो रिकॉर्ड बदलते उतनी देर में बीच का जो पॉज होता था उसमें मैं उस रिकॉर्ड की अनाउंसमेंट करता था। ये मेरे भीतर अब अनाउंसर जागने लगा, वो पनपने। लेकिन इसके अलावा और कुछ आता नहीं था, कुछ जानता नहीं था मैं। मुझे तारीख याद है, 22 नवंबर सन 1956 मैं पहली बार आकाशवाणी गया। जो मैं आकाशवाणी में पहुंचा उस समय शाम हो चुकी थी, धुंधला गया था, मौसम सर्दियों का था। गेट पर एक चौकीदार, बंदूक वाला, बहुत बड़ी दुनाली बंदूक लेकर के एक चौकीदार साहब खड़े थे। मुझे लगा कि इनको प्रभावित करने के लिए मुझे अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, तो मैंने उनसे शाम को 6 बजे कहा गुड मॉर्निंग। चौकीदार महोदय थोड़ा मुस्कुराए, मुझे देखा और पूछा क्या चाहिए। तो मैंने उनको बताया कि मुझे भैया और दीदी से मिलना है, जो बच्चों के प्रोग्राम में मैंने उनको सुना है, वो हमेशा इनवाइट करते हैं, तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो उसने बताया कि भाई अब शाम हो गई है, सब ऑफिस बंद हो चुका है, लोग घर जा चुके हैं, आप किसी दिन में आइए। मुझे लगा ये मुझे टाल रहा है, बच्चा हूं ना, इस करके मुझे जाने नहीं दे रहा, क्योंकि रेडियो तो चल रहा है, आवाज आ रही है रेडियो में लोगों की, तो ऑफिस बंद कहाँ हो गया। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और अल्टीमेटली मुझे वहां से लौटना पड़ा। ये मेरी आकाशवाणी दिल्ली की पहली यात्रा थी। इसके बाद में बच्चों के प्रोग्राम में जाने लगा। बच्चों के प्रोग्राम में मेरी मुलाकात वहाँ भैया से हुई, और भैया से जो मुलाकात हुई उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। मैं सबसे आगे माइक्रोफोन पर, उन दिनों जो लोग आकाशवाणी के स्टूडियो से परिचित हैं वो ये जानते हैं कि स्टूडियो में एक रेड लाइट होती है, लाल रंग की बत्ती होती है। जब वो बत्ती जलती है तो स्टूडियो ऑन हो जाता है। लेकिन उस जमाने में जो रेड लाइट नहीं होती थी, ग्रीन लाइट होती थी और एक रेड लाइट होती थी। ग्रीन लाइट जलती थी, इसका मतलब तैयार हो जाइए, और उसके बाद रेड लाइट जलती थी, इसका मतलब स्टूडियो ऑन है, अब आप जो बोलेंगे वो ब्रॉडकास्ट होगा। बच्चों के प्रोग्राम में दीदी बैठी हुई थी, मैं, सारे बच्चे माइक्रोफोन को घेर के बैठे हुए थे जमीन पर, और मैं कतार में सबसे आगे माइक्रोफोन के पास था। तो दीदी ने ग्रीन लाइट आने से पहले, थोड़ा वो गाइड करती हैं, उन्होंने कहा दीदी ने कि कोई पूछना कि आज भैया क्यों नहीं आए। जो ही रेड लाइट आई और स्टूडियो ऑन हुआ, बच्चों ने ताली बजाई, सबने जय हिंद किया, और उसके बाद मैंने तुरंत पूछा कि भाई आज भैया क्यों नहीं आए दीदी।
पीछे से एक आवाज आई, सब बच्चों के पीछे से, आया हूं मैं, यहां बैठा हूं। और मैंने मुड़कर देखा। पहले तो आवाज से मैं चौंका, हाय ऐसी आवाज, देवताओं जैसी, ये कहां से, किसकी आवाज है। मुड़कर देखा तो एक बहुत सुंदर चेहरा, गोरा चिट्टा घुंघराले बाल। अरे ये देवता। मैं कुल मिलाकर अपने जीवन में इतना अधिक प्रभावित किसी व्यक्ति से इतनी जल्दी कभी नहीं हुआ जितना उस दिन हुआ। ये मुझे बाद में पता चला, कई बरस बाद, कि ये जो सज्जन थे ये पंडित विनोद शर्मा थे। और बाद में मेरे जीवन में पंडित विनोद शर्मा बड़े भाई के रूप में, जब मैं मुंबई आ गया और यहाँ रहने लगा, यहाँ बात करने लगा, तो उनका मेरे जीवन पर, उनकी बातों का, उनकी शिक्षा का जो असर आया, मैं सिवा उनकी स्मृतियों को प्रणाम करने के आज और कुछ नहीं कर पा रहा। तो बच्चों को प्रोग्राम की बात चल रही थी। बच्चों के प्रोग्राम से किसी ने मुझे कहा कि अब तुम स्कूल में पढ़ते हो तो यहाँ स्कूल ब्रॉडकास्ट है, वहाँ क्यों नहीं जाते। और मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट के कमरे में गया। वहाँ जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, बिठाया और कहा क्या करते हो, क्या लिखते हो, कौन सी क्लास में हो। मैंने उनको बताया मैं 8वीं में पढ़ता हूँ। उन दिनों क्या था कि हर बरस लाल किले में 23 जनवरी को एक कवि सम्मेलन होता था और मुझे कविताएं सुनने का बहुत चाव था। तो मैं रोज हर साल उस कवि सम्मेलन में जरूर जाता था और वहां कवियों की कविताएं सुन सुन करके मुझे भी कविता लिखने का चाव होने लगा। और कुछ आता जाता तो कुछ था नहीं, मीटर का भी ज्ञान ठीक से नहीं था, लेकिन उन कवियों की जो कविताएं होती थी वो कविताएं मुझे इतना आकर्षण देती थी, उसके प्रति मैं इतना अधिक मतलब उनको सुन करके और इतना अधिक मैं मोहित हो जाता था कि उन जैसी ही कविताओं को, उन्हीं बातों को, उन्हीं भावों को मैं किसी तरह से कागज पर उतार सकूं, ये कोशिश करने लगा। तो मैंने छुटपुट कविताएं लिखनी शुरू की थी और ये मैंने स्कूल ब्रॉडकास्ट के कमरे में बताया कि मैं कविताएं लिखता हूं। अब इस आयु के स्कूल ब्रॉडकास्ट में आने वाले बच्चे कविता लिखने वाले आमतौर पर नहीं आते थे, इसलिए उन्हें मुझे बुक करना बहुत अच्छा लगा। भाई एक आइटम कविता का हो जाएगा। और मैंने जो पहली कविता लिखी थी जिसको लेकर मैं वहाँ गया था, मुझे आज भी याद है उसका मीटर। वहाँ पर रामावतार त्यागी, एक बहुत महान कवि हुए हैं, वो मौजूद थे और उन्होंने मेरी कविता को करेक्ट किया था और मुझे समझाया था कि मीटर कैसे लिखते हैं, मीटर का क्या, इसमें क्या उपयोगिता है। वो मुझे 2 पंक्तियां आज भी याद है उस कविता की कि प्राची में विहस उठी उषा मतवाली, अरुण आभा कपोलों पर यौवन की लाली। ये मैंने लिखा था। और त्यागी जी ने मुझे बताया कि देखो बेटा, इसमें ना जो अरुण आभा तुमने लिखा है ना, इसको अरुणाभ कर देते हैं तो मीटर दुरुस्त हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ी हो रही है पंक्ति, तो पंक्ति हो गई प्राची में विहस उठी उषा मतवाली, अरुणाभ कपोलों पर यौवन की लाली। यहां से मेरी कविता की ट्रेनिंग भी शुरू हुई और कविता लिखने का काम तो खैर चल ही रहा था। जो मैं कविताएं वहां सुनता था, मैंने डॉक्टर बच्चन की कविता सुनी थी, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इससे प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के मैंने कविता लिखी, इस तट पर तो प्रतिदान नहीं पाया, संभव है उस कूल सहारा मिल जाए। ये कविताएं में लिखना, ये मेरी प्रेरणा जो थी वो कवि सम्मेलन था। मैं उन कवियों से बहुत परिचित नहीं था, दूर बैठ करके सुनता था, लेकिन जो भी सुनता था वो पता नहीं मन पर क्या असर करता था कि मेरे भीतर से कविताएं फूटने लगती। हालांकि बहुत दुरुस्त नहीं होती थी, उनको ठीक ठाक किया जाता था, करते थे मेरे जो गुरुजन हैं। इसी तरह से सोम ठाकुर की कविता मैंने सुनी थी, जाओ पर संध्या के संग लौट आना तुम, सेज की शिकन संवारते न बीत जाए रात। इस कविता से प्रेरित होकर मैंने लिखा था, मैं तो आऊंगा द्वार तुम्हारे, चाहे तुम ठुकरा देना। अब ये 8वीं का बच्चा, क्या अक्ल होगी उसको कविता की और इस तरह के भावों की। लेकिन क्या कि उन कवियों में पता नहीं क्या क्या था
कि कुछ ना कुछ मुझे वो देते रहते थे, और मैं मेरे सोच, मेरे विचार जो है ना, और फिर लालच कि स्कूल ब्रॉडकास्ट में बुकिंग मिलेगी। इसी स्कूल ब्रॉडकास्ट में कविताएं लिखते लिखते एक दिन मेरी भेंट वहां हुई B.N. मित्तल से। शुरू में नीरज ने बात की थी गीतों भरी कहानी की, मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूं। B.N. मित्तल वो व्यक्ति थे उस समय रेडियो में जिनको आप आकाशवाणी दिल्ली का अमीन साया नहीं कह सकते हैं। बहुत मीठी आवाज थी, बहुत अच्छी थी, और गीतों भरी कहानी कार्यक्रम करते थे वो, जिसके वो जनक कहे जा सकते हैं। वो अकेले गीतों भरी कहानी लिखते, और मुझे याद है मैंने देखा था दिल्ली की सड़कों पर कि जब वो गीतों भरी कहानी ब्रॉडकास्ट होती थी उनकी आवाज में, तो सड़कों पर, सबके घरों में तो रेडियो दोनों होते नहीं थे, सड़कों पर, पनवाड़ी की दुकान पर या कहीं और जहां रेडियो बज रहा होता था वहां लोगों की भीड़ लग जाती थी, और लोग खड़े खड़े आधे घंटे तक तो उनकी कहानी सुनते थे। वो B.N. मित्तल मेरे सामने, मैं उनकी आवाज से पहचान गया उनको, और उन्हें मेरा परिचय कराया गया कि बच्चा है, कविताएं लिखता है, स्कूल ब्रॉडकास्ट में आता है। तो मित्तल साहब ने मुझसे कहा, कविताएं लिखते हो, कहानियां नहीं लिखते? तो मैंने कहा, जी कहानी भी कभी कभी लिख लेता हूं, लेकिन जो बुकिंग है वो मुझे कविता के लिए मिलती है। तो उन्होंने कहा, कि कहानी लिखो, हमारे लिए लिखो ना, हम देते हैं बुकिंग। मैंने कहा, आपके लिए? कहा, हाँ, गीतों भरी कहानी। गीतों भरी कहानी, वो जिसको सुन करके लोग सड़क पर भीड़ लगा लेते हैं, वो गीतों भरी कहानी लिखने के लिए मित्तल साहब मुझसे कह रहे हैं। बहुत मुझे जोश आया, बहुत आनंद आया, बहुत उत्साह मुझे हुआ। और उसके बाद मैंने, तमीज तो नहीं थी कितनी लंबी होनी चाहिए कहानी, गाने कैसे आएंगे, कैसे जुड़ेंगे, कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने एक कहानी लिखी, लिखकर मैं मित्तल साहब को दी। मित्तल साहब ने कहा, बहुत अच्छी, कुछ बड़ी लग रही है, मैं इसको ठीक करता हूँ। अगले दिन मित्तल साहब ने वो कहानी ठीक ठाक करके एडिट करके लाए और मुझे समझाया कितनी देर बाद गाना आना चाहिए, कैसे कैरेक्टर्स के बारे में कैसे बात करनी चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, कितने पेज की होनी चाहिए। और मेरी तालीम शुरू हुई गीतों भरी कहानी लिखने की, और इसके बाद मैं लगातार गीतों भरी कहानी, अब मेरी कविता बंद हो गई, गीतों भरी कहानी शुरू हो गई। ये गीतों भरी कहानियां विविध भारती से ब्रॉडकास्ट होती थी। उसमें नाटक का एक हिस्सा भी होता था और कमेंट्री भी होती थी। और मित्तल साहब, बाद में जब मैंने विविध भारती में अनाउंसर की हैसियत से जब एंट्री ली, जब मैं विविध भारती में आया, तब तक मित्तल साहब का देहांत हो चुका था। लेकिन मित्तल साहब के साहबजादे थे जिसका नाम विपिन मित्तल था, वो अनाउंसर की हैसियत से विविध भारती में काम करते थे। तो मैं विपिन मित्तल को, अपने दोस्त को, इसलिए आदर भाव से देखता था कि B.N. मित्तल के बेटे थे वो। बाकी तो खूब लड़ाइयां होती थी हमारी। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ भाई साहब, बीच में आपको मैं टोक रहा हूँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। वो बहुत ही दिलचस्प बात मुझे बताई थी कि आप विविध भारती में कैसे पहुंचे, वो जरूर बताइए आप, वो बड़ी दिलचस्प बात है। जी, मैं बताता हूँ। उससे पहले थोड़ी सी उसकी भूमिका बतानी पड़ेगी। मैं चूंकि कहानियां लिखने लगा था, तो मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में बच्चों की फुलवारी एक कॉलम आता है जिसकी संपादिका थी शांति दीदी। तो मैं शांति दीदी के लिए कभी कविताएं भी और कभी कहानियां भी लिख करके भेजने लगा, और मैं उनको चिट्ठी भी लिखता था, और वो मेरी कविताएं और कहानियां साप्ताहिक हिंदुस्तान में छाप देती थी। एक दिन दीदी को मैंने एक कहानी, बड़ी कहानी, बड़ों के लिए लिखी जाने वाली कहानी, मुझे आज भी याद है, उसका शीर्षक था दो पागल। वो कहानी लिखी और वो कहानी लिख करके भेज दी। मैं उनको चिट्ठियां भी लिखता था लंबी लंबी। तो दीदी ने मुझे घर बुलाया और ये भैया दूज का दिन था। उन्होंने मुझे बाकायदा टीका किया, मुझे 5 रुपए भी दिए, और मुझे जो बहन का पूरा जो कर्तव्य है वो उन्होंने निभाया, और कहा, भाई मैं बड़ी बहन हूं, इसलिए मैं ले नहीं सकती, तुमको दूंगी। और उन्होंने 5 रुपए दिए, खाना खाया, और दीदी से मतलब मेरे मन में इतना आदर भाव उनके लिए जागा। फिर मेरी चिट्ठियों में और अधिक अपने बारे में लिखने की जो मेरी जो हिम्मत थी वो जागी, और मैं उनको अपने बारे में खुल करके लिखने लगा।
दीदी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी कहानी संपादक जी को सुनाऊंगी। मैंने कहा आप मेरी कहानी संपादक जी को सुनाएंगी? क्या आप ऑफिस जाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो यहाँ आएंगे ना तब मैं उनको सुना दूंगी। मैंने कहा अच्छा अच्छा, संपादक जी यहाँ आने वाले हैं? भटनागर जी थे, बांके बिहारी भटनागर संपादक थे। तो मैंने कहा वो आने वाले हैं यहाँ पर? तो हंसी और शायद तुम्हें पता नहीं है लोकेंद्र, उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा जी क्या? कि बांके बिहारी भटनागर मेरे पति हैं। मेरी तो समझ ही नहीं आया, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी इस बात की। लेकिन दीदी जोर से हंसी और उन्होंने कहा बहुत लोगों को नहीं मालूम। उसके बाद जो घटना हुई, वो दीदी ने उस शाम को, वो क्या करती थी कि जो डाक आदि होती थी, संपादक जी आकर के बैठ जाते थे, चाय वाय पीते रहते थे, और ये कहानियाँ जो आती थी उनके पास, वो कहानियाँ, कविताएं और जो पत्र आते थे वो उनको पढ़ करके सुनाती थी। उन्होंने मेरी कहानी सुनाई। तो भटनागर जी ने उनको पूछा कि ये वो लड़का जो तुम्हारे पास आया करता है उसने लिखी कहानी? तो दीदी ने कहा हाँ। चलो रख दो इसको एक तरफ, कहीं से चुरा लाया है, उसके बस का नहीं है इस तरह की कहानी लिखना। ये बात बाद में, ये घटना मुझे दीदी ने बताई थी। तो दीदी को नाराज, दीदी कहने कि आप क्या बात करते हैं, क्यों नहीं लिख सकता वो तो कमबख्त चिट्ठियां भी ऐसी लिखता है। तो भटनागर जी का चिट्ठियां? तो मैं कहा हाँ मैं अभी लाती हूँ। और वो अंदर गए और एक मेरी कुछ 6-7 पन्ने की चिट्ठी थी, वो लेकर के आई और उनको चिट्ठी पढ़ के सुनाई। दीदी ने बताया कि जो वो चिट्ठी पढ़ती जा रही थी, वो बसमत के सहारे से हट करके सीधे बैठ गए थे भटनागर जी। और जब चिट्ठी खत्म हुई तो भटनागर जी ने कहा संपादक जी ने, ये चिट्ठी मुझे दे दो। और दीदी ने वो चिट्ठी उनको दे दी। पूछा क्या करना है इसका? कहने लगे देखो इसकी वो कहानी तो छपेगी, लेकिन वो बाद में, पहले ये चिट्ठी छपेगी। मुझे तारीख याद है, 11 अप्रैल 1960 का साप्ताहिक हिंदुस्तान का अंक था, जिसमें 2 पेज, साप्ताहिक हिंदुस्तान बहुत बड़े आकार की पत्रिका थी, उसके 2 पेज पर वो चिट्ठी छपी। ऊपर शीर्षक था एक चिट्ठी जो छपने के लिए नहीं लिखी गई। वो चिट्ठी छपी थी। उसके नीचे संपादक जी का एक नोट था। उस नोट में मेरे बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें और मेरे अच्छे भविष्य के लिए बात कही गई थी, और कहा था ये जो पंक्तियां हैं इस बच्चे ने, जो लड़के ने लिखी है, इसकी आयु अभी 19 साल की है, और ये 19 वर्ष इसके तन मन में कांटे की तरह चुभे हैं। ये बात दीदी ने बाद में मुझे बताई थी। वो चिट्ठी छपी, उसके बाद वो कहानी छपने की बारी आई। लेकिन अब तक थोड़ा समय बीत चुका था, इसलिए मैंने कहा कि वो कहानी अच्छी नहीं है, मैं दूसरी लिख देता हूँ। वो कहानी मुझे थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है। तो जो एक सह संपादक वहाँ थे, शायद वो मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, बाल स्वरूप राही ने कहा, वो कवि भी थे और वो उप संपादक भी थे। उन्होंने कहा कि भाई ये कहानी अगर आपको देनी है तो कल दे दीजिए, वरना ये छप जाएगी। तो हमारे पास इतना समय नहीं है, कल दे दीजिए। मेरे पास सिर्फ एक रात थी। घर की जो स्थिति थी, जो आर्थिक विपन्नता थी, घर में बिजली नहीं थी, लेकिन रात रात में मुझे कहानी लिखनी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे नाम से कोई ऐसी कहानी छपे जो मुझे पसंद नहीं आ रही। उस रात मैं बाजार से 2 मोमबत्तियां खरीद कर लाया। मोमबत्तियां मैंने अपने सिरहाने रखी। रिटालिन की गोली आती थी एक, जो हम इम्तिहान के दिनों में खाया करते थे, जिसको खाने के बाद खाने से नींद नहीं आती। और सारी रात रिटालिन की गोली और मोमबत्तियों के सहारे मैंने कहानी लिखी। इंसिडेंटली कहानी का शीर्षक था तमाम रात, और वो एक रात की कहानी थी। वो लिखी मैंने और अगले दिन सुबह साप्ताहिक हिंदुस्तान में दे आया। उस अगले अंक में वो कहानी छपी थी, तमाम रात शीर्षक से। यहां से संपादक जी के मन में मेरे प्रति थोड़ा लगाव, थोड़ा प्रेम, थोड़ा आदर, वो ज्यादा कुछ अतिरेक हो गया। वो अब मैं जब जाता था तो संपादक जी मुझे अपने कमरे में बुलाते थे, बिठाते थे, चाय पिलाते थे।
फिर उन्होंने वो हिंदी भवन नाम की एक संस्था थी जिसके महामंत्री हो गए। तो उन्होंने मुझे उस, मैं रेडियो पर आ रहा हूँ, आपकी बात आ रहा हूँ, जब मैंने विविध भारती में कैसे आया, ये उसकी भूमिका है। तो मैं आया वहाँ हिंदी भवन में, मुझे बांके बिहारी भटनागर महामंत्री हिंदी भवन ने 60 रुपये महीने पर लाइब्रेरियन की नौकरी दे दी। अब मेरे पास एक नौकरी आ गई हिंदी भवन में, किताबों के बीच में, पढ़ने लिखने की कोई कमी नहीं। और वहाँ एक हिंदी का टाइपराइटर था, मैंने बैठ करके दिन भर किसी तरह से थोड़ा टाइप करना भी सीख लिया और कहानियाँ लिखना मेरा जारी रहा। 60 रुपये उन दोनों बहुत बड़ी चीज़ होती थी। हिंदी भवन में हर महीने दिल्ली के कुछ जो हिंदी के प्रेमी थे उनकी एक सभा हुआ करती थी, मीटिंग होती थी, जो हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के उत्थान के लिए कैसे काम किया जाए, क्या कवि सम्मेलन कोई रखा जाए, कोई कहानी का पाठ का आयोजन किया जाए, ये सब बातें चल रही थी, उस मीटिंग में होती थी। उस मीटिंग में अशोक वाजपेयी भी आया करते थे। अशोक वाजपेयी जो आकाशवाणी के न्यूज़ रीडर थे, बहुत सुंदर व्यक्ति, बहुत खूबसूरत, बहुत साफ सुथरे फ्राक कपड़े पहनते थे, बाल बने हुए। बाद में जब मैं रेडियो में आ गया था और जब लोग उनके बारे में बात करते थे हंसी के साथ, तो कहते थे ये अशोक वाजपेयी भी ऐसे हैं बबुआ जैसे, मम्मी ने कंघी करके बाल काट दिए कि जा बेटा स्कूल जा, और साफ सुथरे एक भले से बच्चे की तरह से वो आकाशवाणी में आते थे। अशोक वाजपेयी को ऐसा व्यक्तित्व था, उनको देख करके मेरे मन में श्रद्धा जागती थी। और मुझे एकाएक लगा कि अगर मुझे रेडियो में कुछ करना है तो मुझे अशोक वाजपेयी की सहायता लेनी चाहिए। और एक दिन सभा समाप्त होने के बाद मैंने उनका पीछा किया, सड़क पार करके मैंने उनको एक जगह पकड़ लिया और मैंने उनसे कहा कि वो मुझे पहचानते थे कि लाइब्रेरी में है ये लड़का। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे रेडियो में काम करना है, आप मुझे रेडियो में कुछ काम दिलवा सकते हैं। तो बेसिकली तो मैं अनाउंसर बनना चाहता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, कल आ जाओ तो तुम्हें पंडित जी से मिलवा देंगे। पंडित जी से उनका मतलब था पंडित नरेंद्र शर्मा। अगले दिन मैं जब विविध भारती वो आकाशवाणी पहुंचा अशोक वाजपेयी से मिलने, तो उस दिन एक अजीब सन्नाटा था, पता नहीं क्या था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन चारों तरफ मुर्दनी सी छाई हुई थी। अशोक वाजपेयी सीढ़ियां उतरते हुए मुझे दिखाई दिए और मैंने उनको नमस्कार किया और बड़ी उम्मीद से उनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा और भरे गले से कहा कि आज नहीं लोकेंद्र, आज नहीं, आज कुछ भी हो सकता है, पंडित जी की तबीयत बहुत ख़राब है। पंडित जी अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दिन था 27 मई 1964। थोड़ी देर बाद समाचार आया, मैं वहीं आकाशवाणी में वहीं खड़ा था, एक समाचार आया, पता मैं पंडित जी का देहांत हो गया है। न्यूज रूम से दौड़ते हुए, उस समय आकाशवाणी दिल्ली का जो स्टूडियो था वो चूंकि एक समय तक चलता था, एक समय के बाद पहली सभा समाप्त हो जाती तो वो स्टूडियो बंद हो चुका था। विविध भारती का स्टूडियो चल रहा था जिसमें हरीश श्रीवास्तव नाम के एक अनाउंसर थे जो गाने बजा रहे थे। और उस समय गाना बज रहा था मतरो माता लाल तेरे बहु तेरे। और अशोक वाजपेयी न्यूज पढ़ने के लिए स्टूडियो की तरफ जा रहे थे, मैं कोने में खड़ा हुआ था। मुझे देख करके वो रुके, मेरे कंधे पर हाथ रखा और भरे गले से कहा, बड़ी कठिनाई से कह पाए वो, कितना अभागा हूं मैं लोकेंद्र, सारे संसार को ये समाचार मुझे देना है। और उसके बाद वो अंदर गए, थोड़ी देर बाद वो गाना फेड आउट किया गया, हरीश श्रीवास्तव की आवाज़ आई। मैं न्यूज़ रूम के बाहर स्पीकर जो लगे होते हैं उन पर सुन रहा था। हरीश श्रीवास्तव ने कहा कि एक विशेष समाचार के लिए प्रतीक्षा करें। और फिर अशोक वाजपेयी ने ये समाचार दिया कि हम बड़े खेद के साथ, बड़े रंज के साथ ये समाचार दे रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का अभी थोड़ी देर पहले देहांत हो गया।
ये वो दिन था जब जिस दिन मुझे रेडियो ज्वाइन करना था, लेकिन ये वो दिन हो गया, वो भी मुझे मेरे स्मृतियों में बहुत बुरी तरह जीवंत है अभी भी। मैंने दिल्ली की सड़कों पर अपने जीवन में ऐसा सन्नाटा कभी नहीं देखा। लोग चल रहे थे लेकिन कोई बोल नहीं रहा था, कि यहीं से हंसने की आवाज नहीं आ रही थी। इतना अजीब सन्नाटा था कि टांगे चल रहे थे तो घोड़े के टापे दूर से ही सुनाई दे जाती थी। मैं पैदल पैदल आकाशवाणी से चलता हुआ वापस अपने हिंदी भवन के कमरे में आया। हिंदी भवन में आपको बता दूं कि कनॉट प्लेस में, जहां आजकल एयर कंडीशन म्यूनिसिपल कमेटी वाला एयर कंडीशन मार्केट है, उस मार्केट के ऊपर बैरक्स बनी हुई थी। ये मार्केट तो अंडरग्राउंड है, लेकिन उसमें बैरक्स थी। उन बैरक्स के 2 कमरों में हिंदी भवन था। मैं हिंदी भवन आ गया और उसके बाद पंडित जी की वजह से सारे भारत के कामकाज रुके हुए थे और कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन और आया जब मैंने अशोक वाजपेयी से कहा जा करके कि अब तो समय बीत गया है, आप मेरी कुछ मदद करने वाले थे। अशोक वाजपेयी ने कहा हाँ ठीक है, कल आ जाना। ये कल जो था अगला दिन, ये 9 जून 1964, 27 मई के बाद 9 जून। 9 जून को मैं अशोक वाजपेयी से मिलने गया। अशोक वाजपेयी ने मुझसे कहा आइए, और वो मुझे पंडित नरेंद्र शर्मा के पास ले गए। पंडित नरेंद्र शर्मा से कहा इस लड़के को अनाउंसर बनना है। पंडित जी ने देखा ऊपर से नीचे तक, क्या देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पता नहीं कुछ उनको भा गया। उन्होंने कहा अच्छा ठहरो, एक पान लगा लें। वो पान उनके पास रहता था। उन्होंने एक पान लगाया, गिलोरी मुंह में रखी और मुझसे कहा चलो। कहाँ जाना तो पता नहीं, तो मैं अशोक वाजपेयी और पंडित नरेंद्र शर्मा तीनों चलते गए। मैं तो उनके पीछे पीछे विविध भारती के स्टूडियो में पहुंचे। वहाँ उन्होंने मुझे कहा, किसी से कहा भाई एक स्क्रिप्ट दो कोई। ये स्क्रिप्ट थी मन चाहे गीत कार्यक्रम की। वो कार्यक्रम की स्क्रिप्ट मुझे दी गई और कहा उधर बूथ में जाके बोलिए। मैं उधर चला गया। मुझे पता है मैं कांप रहा था, मेरी आवाज भी कांप रही थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, इसकी तो मैंने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन मैंने कमरे में उधर जाकर स्टूडियो में अनाउंसमेंट कर दी, वो लिखी हुई। आश्चर्य की बात बताऊं आपको, मन चाहे गीत कार्यक्रम की स्क्रिप्ट आज भी इसी रूप में होती है जैसी पहले दिन मेरे हाथ में आई थी। वो टाइप की हुई थी, फरमाइश करने वालों के नाम थे, गीत की पंक्ति नीचे लिखी हुई थी। मैंने वो पढ़ दी, फरमाइश करने वालों के नाम पढ़ दिए, गाने के बारे में जो अनाउंसमेंट थी वो कर दी, और बस दैट्स ऑल, हो गया काम। जब मैं बाहर आया तो पंडित जी ने वहाँ पास में एक पैक्स खड़ी थी जिनका नाम था सुचिंता पारुथी। उनसे कहा कि बुला लीजिए इन्हें, और फिर पंडित जी मुझे कंधे पर हाथ रखकर शाबाशी दी और चले गए। वो और अशोक वाजपेयी दोनों चले गए। सुचिंता पारुथी ने मुझसे पूछा कब से आ सकते हैं। मैंने कहा मैं तो आ गया हूँ जी अभी से। तो उन्होंने कहा नहीं, आज का दिन तो निकल गया, आप कल सुबह 10 बजे आ जाइए और आप अपना पता बता दीजिए। मैंने अपना एड्रेस उनको बताया और अगले दिन 10 बजे सुबह से मैं विविध भारती में अनाउंसर हो गया। इतनी वो मैं जो चुना गया, केवल एक अनाउंसमेंट सुनने के बाद पंडित नरेंद्र शर्मा ने मुझ में क्या देख लिया था, ये मेरी समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया। वो कैसे जान गए कि ये भविष्य में रेडियो के लिए एक कुछ अच्छा काम करेगा। तो मैं विविध भारती में आ गया, अनाउंसर हो गया, लेकिन अनाउंसमेंट के बारे में तो कुछ जानता नहीं था। तो अब मैं यहाँ मेरी अब जिन महारथियों के साथ मुझे उठना बैठना पड़ा, वो बहुत बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स थे। जैसे उनमें एक थे पंडित सत्येंद्र शरद थे, एक बटुक शंकर भटनागर थे, फकीर चंद माथुर थे। ये ऐसे बड़े बड़े नाम थे जो केवल रेडियो में मैं सुनता था, अब उनके सामने खड़ा था। और इन सब लोगों ने मुझे मांझना शुरू किया, सिखाना शुरू किया, और तालीम कुछ यूं शुरू हुई।
चूंकि तमीज तो कुछ थी नहीं, कुछ मालूम नहीं था कैसे करना है। मैंने जैसे एक अनाउंसमेंट की कि आइए अब एक गीत सुने, गा रहे हैं के.एल. सहगल। तो अचानक जो भटनागर जी थे, जैसे बटुक शंकर भटनागर, उन्होंने कहा, अरे सहगल साहब कहाँ हैं सहगल साहब? मैंने कहा कहाँ है क्या, मैं समझाने क्या मतलब, क्या इस सवाल का क्या मतलब? तो मैंने कहा जी वो तो उनका तो इंतकाल हो चुका है बहुत पहले। तो कर ले नहीं, आपने कहा ना गा रहे हैं, गा रहे का मतलब तो मौजूद हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा जी कुछ पल्ले नहीं पड़ा। उन्होंने कहा देखिए आप उनका गाना सुना रहे हैं ना, तो गाना कहाँ है? मैंने कहा गाना रिकॉर्ड में है। तो फिर ये कहिए ना कि उनका गाया हुआ गीत सुनिए, उनके स्वर में ये गीत सुनिए, के.एल. सहगल की आवाज में ये गीत सुनिए। के.एल. सहगल गा रहे हैं ऐसा तो कहना उचित नहीं है ना। ये अनाउंसमेंट की ग्रामर का पहला लेसन। और इसके बाद ये वो लोग थे जो मतलब रेडियो को घोट करके पी गए थे। बरसों तक ये रेडियो के बारे में जिस तरह की बातें इनको मालूम थी, जो ज्ञान इनके पास था। पंडित सत्येंद्र शरत ने मुझे जैसे एक बार बताया कि आप जब बोलते हैं रेडियो में, आपको मालूम है कौन कहाँ सुन रहा है? कितने लोग हैं जो किन किन हालात में हैं। कोई अस्पताल में अपनी माँ की सेवा करते हुए आपका रेडियो सुन रहा है, कोई महिला है बच्चों का टिफिन बनाते हुए किचन में खाना बना रही है, वो आपका रेडियो सुन रही है। कोई व्यक्ति है जो ट्रांजिस्टर हाथ में लेकर के अपनी दुकान पे जा रहा है, रास्ते में गाना सुनता है, आपकी आवाज सुनता जा रहा है। तो कितना अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह जाकर अलग अलग घरों में अलग अलग लोगों को आप अपनी बात बता रहे हैं, सुना रहे हैं। तो आपकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि इनमें से एक भी व्यक्ति नाराज ना हो, एक भी व्यक्ति आपसे चिढ़े नहीं। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति आपसे नाराज हुआ, आपकी बात को पसंद नहीं किया उसने या उसकी समझ में नहीं आई, तो यू आर ए फेल्ड अनाउंसर। इसके बाद मुझे जैसे गा रहे वाली बात बताई थी, भटनागर जी ने एक दिन मुझे बताया कि गायक कलाकार हम कहा करते थे कि सुनिए फला गाना गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। तो उन्होंने कहा गायक कलाकार कहना गलत है, या तो गायक कहिए या कलाकार कहिए। इसलिए गायक कलाकार कहने का मतलब है कि मैं ये कहूं कि लोकेंद्र शर्मा एक खूबसूरत सुंदर व्यक्ति है, या मैं ये कहूं कि महात्मा गांधी बहुत बूढ़े बुजुर्ग थे। बूढ़े और बुजुर्ग या खूबसूरत और सुंदर एक साथ नहीं कहे जाएंगे। या तो कलाकार कहिए या गायक कहिए। तो मैंने कहा जी वो तबला बजाने वाला, तो उसको वादक कहिए या कलाकार कहिए। ये मतलब इस तरह से मेरी तालीम जो है ना अनाउंसमेंट की, वो चलती रही। उन्होंने कुछ शब्द थे, यहां मेरा पहली बार परिचय हुआ कि एक चीज होती उर्दू। ये उर्दू एक ऐसी भाषा है जो हिंदी की बहन मानी जाती है। बाद के दिनों में तो मैंने हिंदी और उर्दू को यूं आत्मसात किया, इस तरह से माना कि हिंदी तो मेरी माँ है, मैं मातृभाषा मेरी हिंदी है, हिंदी का बेटा हूं, लेकिन महबूबा मेरी उर्दू है। उससे क्योंकि जो मैंने ये पाया कि जो इश्क करने का आनंद उर्दू में आता है वो दुनिया की किसी और जुबान में नहीं आता। तो मैंने अपने आप एक फॉर्मूला बना लिया था कि व्यापार करने के लिए अंग्रेजी, मोहब्बत करने के लिए उर्दू, और आध्यात्म के लिए, अक्ल की बात करने के लिए वो हिंदी। लेकिन उर्दू में एक चीज होती है नुक्ता, उसकी अगर अक्ल ना हो तो आदमी शब्द के अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अनुभव से बाद में जैसे मैंने जाना, एक शब्द जैसे जंग, जंग यानी युद्ध, जंग हो रहा है, लेकिन जंग अगर कहा आपने तो पता चला ये रस्ट जिसे कहते हैं वो है। तो जंग और जंग केवल नुक्ते का फर्क है, लेकिन अर्थ बहुत अलग हो जाता है। तो इस नुक्ते को समझना बड़ा जरूरी था, और इसकी तालीम भी मुझे जो मेरे गुरुजन थे, फकीर चंद माथुर थे, वो उर्दू के बहुत विद्वान थे, वो बताते थे।
मैंने पहली बार जाना कि एक शब्द है मिजाज, हम हमेशा मिजाज बोलते थे, और अब भी बहुत से लोगों को मैंने सुना है, वो नुक्ता कहाँ लगाना हमें मालूम नहीं था। मैं अक्सर बोलता था, विविध जब ट्रांसमिशन खत्म करते थे हम रात को, तो मैं बोला करता था कि सुबह 6 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। फिर अगले दिन जब मैं आता था, आया स्टूडियो में, तो सारे लोग मेरी तरफ देखे चिढ़ा रहे थे मुझे, फी फी कर। और तब मुझे समझ में आया, इतना मुझे चिढ़ाया, इतना चिढ़ा कि दोबारा मुंह से फिर नहीं निकला। वो फिर हो गया, और फिर हमेशा फिर ही रहा। नुक्ते की ये बात केवल नुक्ते की है। मुझे बताया गया कि फूल और फूल में जमीन आसमान का अंतर है। मैं उन दिनों बोला करता था कामयाब, अपनी तरफ से उर्दू बोलने के चक्कर में कामयाब। बताया गया कि नहीं, यह नुक्ता नहीं होता। अब कमबख्त ये कैसे पता चले कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता? इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय आपका अभ्यास है, और ये कि जो आपको करेक्ट करे, जो सिखा दे, समझा दे, एक बार उसको याद रखना है। उर्दू में ही कई कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे एक शब्द आमतौर पे अक्सर मैं देखता हूँ बहुत लोग बोलते हैं, और हमारे एफएम के महारथी तो इसका खासा इस्तेमाल करते हैं। फिल्मों में भी मैंने, फिल्मी गानों में भी मैंने, संवादों में मैंने देखा है। नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन नाम लेने में हर्ज भी नहीं है। मैंने अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, उनको ये गलत शब्द बोलते हुए देखा है। वो बोलते हैं जज्बातों। जज्बात अपने आप में बहुवचन है, जज्बा सिंगुलर, जज्बात बहुवचन। जज्बातों क्या हुआ? लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं हालातों। हालत, हालात बहुवचन। हालातों क्या हुआ? कागज, कागजात, कागजातों क्या हुआ? एक, अनेक, अनेकों क्या हुआ? लेकिन लोग बोलते हैं, ये मतलब काफी मार खा खा करके मैंने अपने आप को दुरुस्त किया। भाई साहब, मैं बीच में आपसे एक बात पूछना चाहूंगा जी। ये अभी पराग शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको ताऊजी कहते हैं, आप पहचान गए होंगे। हाँ, तो वो कुछ सवाल उनके हैं, वो भी मैं अभी पूछूंगा आपसे। लेकिन मेरी आपसे जो आज बात हो रही थी, आपने एक बहुत जबरदस्त बात कही थी। आज का जो हमारा, हम भाई साहब, हम शुरू हुए थे रेडियो से, आकाशवाणी से, और आकाशवाणी से शुरू होते 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 हम टेलीविज़न के युग में आ गए, और टेलीविज़न के युग के साथ साथ हमारा एफएम का युग शुरू हो गया। आपने बहुत ही बढ़िया बात कही। मैंने जितने भी एफएम चैनल या कम्युनिटी रेडियो लॉन्च किए, इस बात पर मैंने बिल्कुल ध्यान रखा है कि मैं भी उसी स्कूल का हूँ। आदरणीय श्री सत्येंद्र शरद जी मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे माइक्रोफोन के आगे खड़ा होना सिखाया, बोलना सिखाया, पेन रखना सिखाया जेब में। ये देखिए, पेन आज भी मेरे पास है। तो उनका शिष्य होने के नाते ये सब कुछ मैंने किया। अब क्या है कि इस कदर टेलीविजन हो गया कि अब रेडियो दोबारा से आ रहा है, डिजिटल रेडियो प्लेटफॉर्म, और हमारी बड़ी बड़ी एजेंसीज, हमारे बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। अजीत भाई से भी हमारा डिस्कशन इस बारे में होता रहता है, और रेडियो हमारा पुनर्जीवित हो गया है। और रेडियो पुनर्जीवित होने के साथ साथ ही ब्रॉडकास्टिंग में जो सर्वोपरि नाम मैं मानता हूं, मैं एफएम चैनल भी सुनता हूं, एफएम चैनल मैंने लॉन्च किए हैं, लेकिन हमारा जो विविध भारती है, विविध भारती के प्रोग्राम आज भी हमारे उसमें सारे गुण हैं, और वो हम देश की धड़कन जो कहता है, विविध भारती की लाइन है, वो बिल्कुल साकार है। मैं आपको एक किस्सा बाद में सुनाऊंगा कि मैं गाड़ी में ट्रैवल करता जा रहा था और मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ। वो क्या हुआ, लेकिन मैं आपसे इस बात पूछूंगा। आपने मुझे अभी एक बात कही थी कि घर में रहने वाली स्त्री और ब्रॉडकास्टिंग रेडियो का, और दूसरी आपको याद आया ना? वो रेफरेंस जरूर दीजिए इस बारे में। मैं चाहता हूं कि हमारे सभी लोग, दोस्तों, आप वो सुनिए। इससे सटीक उदाहरण समझाने के लिए हो ही नहीं सकता। भाई साहब, प्लीज आइए। आपका इशारा समझ गया। दरअसल रेडियो, मैं आपको यूं कहूंगा कि एक समय ऐसा आया था कि जब मुझसे ये कहा गया था, उस समय इमरजेंसी के दिन थे, और मुझसे ये कहा गया था कि आप दूरदर्शन में अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिए, आपकी वहाँ आपकी आवश्यकता है। और मैंने
कहा एक दिन मुझे सोचने को दीजिए, और उस दिन सोचने के बाद अगले दिन मैंने मना कर दिया, रेडियो नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्यों? उस क्यों का उत्तर ये है जो आप अभी मुझसे पूछ रहे थे। मुझे यूं लगा कि जो टेलीविजन है ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ये आपकी रखैल है, जिसको आप ले आए हैं बाहर से। ये खूब रंगीन नाचती है, गाती है, आपको सामने बिठाए रखती है, कहती मुझे देखो बस और कुछ मत करो। जब आप टेलीविजन देखते हैं और किसी काम के नहीं रह जाते, आप टेलीविजन ही देखते रहते हैं। लेकिन रेडियो, वो आपकी बूढ़ी हो गई है लेकिन आपकी धर्म पत्नी है, आपकी सेवा में लगी हुई है। आप शेव करते रहिए, आप स्नान करते रहिए, आप खाना खाते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, रेडियो वो कोने में बैठी हुई वो आपकी धर्मपत्नी आपकी सेवा करती रहती है, वो आपका मनोरंजन करती रहती है, आपको तालीम देती रहती है, आपसे बात करती रहती है, आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आपके जीवन में वो योगदान करती है, आपके जीवन को रोकती नहीं है। टेलीविजन आपको रोक देता है, कुछ और नहीं करने देता। टेलीविजन वो गर्लफ्रेंड है आपकी जो कहती है बस लगातार मुझे देखो, मेरे सामने बैठ जाओ और कुछ मत करो। इसलिए मुझे लगता है कि रेडियो की उपयोगिता समाज के लिए अधिक है। रेडियो में अब बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो रेडियो से लगभग नदारद हो गए। अब जैसे अगर कह रहे हो कि रेडियो फिर से पुनर्जीवित हो रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है, मैं चाहूँगा कि हो। विलायत में मैंने सुना है कि वहाँ विदेशों में जो बूढ़े लोग होते हैं ना, जो चलने फिरने के काबिल नहीं होते, कहीं जा नहीं सकते बहुत ज़्यादा, वो टेलीविज़न देखते हैं घर में, क्योंकि उनको घूमना फिरना तो है नहीं, आता नहीं है, उम्र उनकी गुजर गई है। लेकिन जो नौजवान लोग हैं जिनके कार में रेडियो लगा हुआ है, वो पिकनिक पर भी रेडियो ले जाते हैं, वो रेडियो से नाचते गाते हैं, रेडियो के साथ उनके जो दिनचर्या है जीवन की वो चलती रहती है, उसमें रुकावट नहीं आती। टेलीविज़न सिर्फ वो लोग देखते हैं जिनका जीवन रुक गया है, जिनके शरीर में अब घूमने फिरने की ताकत नहीं रह गई है। दरअसल रेडियो ही वो माध्यम है जो आपको सहयोग दे सकता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, रुकावट नहीं बनता। टेलीविज़न रुकावट बनता है, आपकी आंखें खराब होती हैं, आपका समय बर्बाद होता है, आप कुछ और करने के काबिल नहीं होते जितनी देर आप रेडियो देखते हैं, जितनी देर टेलीविज़न देखते हैं। लेकिन रेडियो में आपके कान भी खराब होते हैं, रेडियो सुनने से कुछ भी नहीं होता, आपका समय बर्बाद नहीं होता, आप कुछ और कर सकते हैं उसके साथ। बहरहाल तो मैं ये भी शायद एक ऐसा कारण होगा कि रेडियो के प्रति मेरे मन में जो श्रद्धा भाव था वो इस कारण से भी था कि मुझे लगता है कि रेडियो में रह करके मैं समाज के लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं भाई साहब थोड़ा सा क्योंकि हम इसके सेकंड पार्ट को भी प्रोग्राम हमारा होगा अगले संडे, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारे मित्र नहीं जानते हैं। ईश वसीम कह रहे हैं 1970 से ही रेडियो सुन के बड़ा हुआ हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पराग शर्मा का एक सवाल है। पराग शर्मा ने, इससे पहले अजीत गुप्ता लिख रहे हैं, रेडियो पर सबसे मुश्किल समय आपका कौन सा था? ये तो आप बताएंगे ये भी। और उसके बाद पराग शर्मा का सवाल है, और उस सवाल से मैं आपको आपके पारिवारिक जीवन पर लेकर जाऊंगा। वो आपकी सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि अपने सिस्टर के बारे में उनसे सवाल करिए। आपके फादर ने, भाई साहब, आपको सबसे बड़ी सीख क्या दी? और ये जरूर बताएं पहले कि रेडियो पर सबसे मुश्किल समय आपका क्या था। उसके बाद अपने फादर के जो सवाल पूछा है ये पराग शर्मा ने, उस पर जरूर आइएगा। मैं बाबूजी की बात बताऊं, दरअसल मैं जो कुछ भी आज हूं वो अपने गुरुजनों और अपने जो बड़े जो लोग मेरे संपर्क में आए, जिनके आशीर्वाद से थोड़ी बहुत अक्ल मुझ में आई, ये उनके कारण से ही हूँ। मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। और बाबूजी ने तो मुझे खैर जन्म दिया, ये शरीर भी उनके जैसा है, इस शरीर में जो जीन्स हैं ये भी उनके दिए हुए हैं, और इसके अलावा भी जो वो तालीम मुझे दे सके वो उन्होंने दी। मुझे जीवन का पहला सूत्र वो बाबूजी ने दिया था। ये तब की बात है जब हम भीलवाड़ा में रहते थे।
मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मैं संक्षेप में बताता हूँ, कहानी बड़ी ना हो जाए बात, इसलिए उन दिनों में जैन दिगंबर मिडिल स्कूल में तीसरी क्लास में पढ़ता था। ये स्कूल एक अजमेरा साहब थे कोई सेठ जी, उनके दान से चलता था और मेरी 3.5 आने महीने की फीस थी। अजमेरा साहब जो सेठ जी थे, उनके व्यापार में कुछ घाटा हो गया, इसलिए उन्होंने स्कूल को दान देने से मना कर दिया। और अब स्कूल की बैठक शुरू हुई। जो मैनेजिंग कमेटी थी, प्रिंसिपल साहब भी थे, एक त्रिपाठी जी थे प्रिंसिपल साहब। अब वो बात करने लगे, स्कूल में पैसा नहीं आएगा तो चलेगा कैसे, अगर चल नहीं सकता तो फिर बंद करना पड़ेगा, बच्चे कहाँ जाएंगे। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि ऐसा करते हैं कि बच्चों की फीस थोड़ी बढ़ा देते हैं, उससे थोड़ा जो पैसे आएंगे, और जो कुछ टीचर्स हैं उनसे कहते हैं कि आप अपनी तनख्वाह इस महीने मत लीजिएगा। ये उन्होंने फैसला किया और इसका एक नोटिस वो उन्होंने नोटिस बोर्ड पर लगा दिया और क्लास में टीचर ने सब बच्चों को बता दिया। और हमें बताया गया कि अगले महीने से जो स्कूल की फीस है वो 3.5 आने नहीं होगी, 3.5 रुपए होगी। 3.5 आने से एकदम 3.5 रुपए। ये शायद बात मैं आपको बता रहा हूँ 1949 की, सन 1949 की। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। 3.5 रुपए महीने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करना संभव नहीं था। घर में एक बुर्दनी सी छा गई इस समाचार के आते ही, और मैं रोने रोने को हो गया कि अगर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। सड़क पर पत्थर कूटते हुए बच्चे, भीख मांगते हुए बच्चे, बैलगाड़ी के पीछे लटक कर जाते हुए खिलंदड़े बच्चे, ये बच्चे सब मेरे जहन में घूम गए और मुझे लगा मैं भी इनमें से एक हूं। और इस ख्याल के आते ही बहुत बुरी तरह से फूट कर रो पड़ा मैं। उस समय मैं नीचे जमीन पर बैठा हुआ था, बाबूजी पलंग पर बैठे थे और उनका हाथ अपने माथे पर था, वो चिंतित हो रहे थे। उन्होंने हिचकी की आवाज सुनी तो मुझे देखा और उन्होंने मेरी ठोड़ी पर ऐसे हाथ रख करके सिर ऊपर उठाया और देखा आंसुओं से भरा चेहरा। तो मुझे लगा वो विचलित हो जाएंगे, लेकिन मैं विचलित नहीं। उन्होंने डांटा, उन्होंने कहा लगभग मतलब डांटती सी आवाज में, क्या हुआ, रोते हो, क्यों, किस लिए रो रहे हो। फिर धीरे से उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये जो संघर्ष आता है ना जीवन में, इससे हारना नहीं है। ये एक भट्टी की तरह से है। ईश्वर आपको भट्टी में झोंकता है इसलिए ताकि जब आप तप कर बाहर निकलो तो और निखर जाओ, क्योंकि आप तो सोना हो। सोना जब भट्टी में तपेगा और बाहर आएगा तो और निखर जाएगा, चमक जाएगा। और अगर आप सोना नहीं है, अगर आप मिट्टी हैं, तो इस भट्टी में भस्म हो जाइए। इस संसार को आपकी आवश्यकता नहीं है। अब ये तय कर लो कि आप मिट्टी हैं या सोना है। संघर्ष से घबराना नहीं। संघर्ष तो ईश्वर का आशीर्वाद है, प्रसाद है। वो आपको और निखारना चाहता है, इसलिए आपकी परीक्षा ले रहा है। अब तीसरी क्लास का बच्चा इस बात की गहराई को, इस बात की सच्चाई को कितना समझेगा सो तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगा था बाबूजी ने जरूर कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे हिम्मत आनी चाहिए। इसके बाद के अर्थ तो बहुत बरसों बाद मेरी समझ में आए, लेकिन मेरा रोना बंद हो गया और मुझे यह लगने लगा कि नहीं, जो भी होगा देखेंगे। बाबूजी कह रहे हैं संघर्ष करना, लड़ना है। अब लड़ना कैसे वो तो नहीं पता था, लेकिन ये जीवन का पहला सूत्र था जिसने मुझे ये सिखाया कि जब भी जीवन में संघर्ष आए, जब भी आपकी संकट आए, मुसीबत आए, तो ईश्वर की तरफ हाथ जोड़कर कहना, अच्छा और निखारना चाहते हो और तपाओगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको साबित करके बताऊंगा कि मैं सोना हूं, मैं और निखरूंगा। उस दिन से मैंने जीवन में कभी भी संघर्ष को प्रणाम करना बंद नहीं किया। जब मेरे जीवन में जो जो संकट आए मैं उनको झेलता गया, लेकिन मैंने हार कभी नहीं मानी। तो ये बाबूजी का जो पहला सूत्र मेरे जीवन का था। उसके बाद संकट तो बहुत आए,
लेकिन ये उन्हीं दिनों की, उसके थोड़े दिन बाद जब हम दिल्ली आ गए थे तब की बात है, हम सब्जी मंडी में रहते थे। 10 बाई 10 का एक कमरा, उस कमरे में हम 7 भाई और एक बहन। बहन मुझसे बड़ी थी, बहन के बारे में भी बताता हूं आपको। वो एक्चुअली कोई महिला नहीं थी, वो कोई स्त्री नहीं थी, वो फरिश्तों से भी कुछ ज्यादा ही थी। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, उसको मैं ये क्यों कह रहा हूं। उस कमरे में जब रहते, 2-2 3-3 दिन खाना नहीं बनता था चूल्हे में। हमारे बिजली नहीं थे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कहानी लिखने के लिए मैं मोमबत्तियां लेकर के आया था, उसकी रोशनी में बैठकर कहानी लिखी थी, क्योंकि रोशनी हमारे यहाँ थी नहीं। नल भी नीचे गली में नल था, वहां से पानी भर के लाते थे। कुछ बच्चे तो वहीं नहा लेते थे हम, और बाकी जीजी के लिए और माँ के लिए हम बाल्टी भर के ऊपर लाते थे, एक एक करके सब बच्चे लाते थे। ये जो दिन थे संकट के, ये बहुत बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, पीड़ा के दिन थे, और मेरे आक्रोश के भी दिन थे। मेरे भीतर कहीं कोई था। दरअसल मैंने ये जाना है कि हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी के लिए के सामने क्रांति करती है, परिवर्तन चाहती है, नई बात कहती है, उनकी बातों को नहीं सुनती, नकार देती है। मैं भी उसी नई पीढ़ी का सदस्य था जो बुजुर्गों की कुछ बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, और जिनमें से एक बात ये थी, अब मैं दीवारों पर लिखा हुआ देखने लगा था, हम दो हमारे दो, और मैं सोचने लगा था कि मेरे परिवार में इतने सारे लोग क्यों हैं अगर खाने को नहीं है तो। और उस दौरान एक दिन ऐसा आया जिसकी चर्चा करते हुए आज मुझे बहुत लज्जा भी आ रही है, बहुत पीड़ा भी हो रही है। लेकिन एक वो दिन था जब हमारे घर में चारपाई भी नहीं थी, हम नीचे जमीन पर बिस्तर लगा के सोते थे, और मेरी माँ 8वें बच्चे को प्रसव की पीड़ा से कमरे में तड़प रही थी। जून का महीना था, धूप, सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, दीवार बाहर, एक दीवार के अहाते में थोड़ी सी छाया थी, वहां खड़े थे। खाना तो 2 दिन से नहीं मिला था, और फिर और मैं अंदर, एक बच्चा और जन्म ले रहा है, इस बात से मेरे भीतर आक्रोश की नदी बह रही थी। बहुत बुरी तरह ज्वालामुखी हो रहा था भीतर से मेरा अंतर। थोड़ी देर बाद बाबूजी आए और बताया गया कि कुछ महिलाएं आ गई थी, उसी कमरे में प्रसव हुआ, और प्रसव के थोड़ी देर बाद जो महिलाएं आई थी उन्होंने बताया कि बच्चा की डेथ हो गई है। अब इस बच्चे को श्मशान लेके जाना था, और मैं, बहुत पीड़ा हो रही है कहते हुए मुझे, मैंने बाबूजी के साथ श्मशान जाने से मना कर दिया, और बाबूजी उस बच्चे के शव को अकेले अपने हाथों में लिए हुए नीचे गली में मैंने उनको जाते हुए देखा है। उस दिन नहीं, लेकिन आज मुझे लगता है मैंने अपराध किया था। संकट में मैं उनके साथ क्यों नहीं था? जो भी था, जैसा भी था, मेरा ख्याल है वो जो दिन थे बड़े पीड़ा वाले दिन थे, बहुत तकलीफों वाले दिन थे। यही वो दिन थे जिनके बारे में मैंने शांति दीदी को चिट्ठी में लिखा था, और वो चिट्ठी जो छपने के लिए नहीं लिखी गई के नाम से साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी, उसमें इन सब पीड़ाओं का जिक्र था। ऐसी और भी बहुत सी बातें थी। स्कूल में मेरे पास ड्रेस नहीं थी। एक दिन जो रजत, मेरा छोटा भाई, और उससे बड़ा उसका नाम राजेंद्र है, उनके स्कूल से दौड़े दौड़े दोनों बच्चे आए, और उन्होंने कहा आपको मास्टर जी बुला रहे हैं। मुझे लगा इन्होंने कोई दंगा किया होगा इसलिए बुला रहे हैं, लेकिन पता चला कि स्कूल में इंस्पेक्शन है, कोई इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं जो स्कूल का इंस्पेक्शन करेंगे, और इन बच्चों के पास स्कूल की ड्रेस नहीं है। तो तय हुआ था कि ये स्कूल नहीं जाएंगे। तो मास्टर जी मुझे बुला रहे थे कि इनके, ये तो शान है मेरी स्कूल की,
आप इनको नहीं भेजेंगे तो मैं इंस्पेक्टर साहब को किसे दिखाऊंगा? फिर बताया मैंने, मास्टर जी घर आ गए। मैंने उनको बताया कि भाई ये इसलिए नहीं जा सकते। मास्टर जी ने स्कूल के कुछ बच्चों को कहा अपने अपने घर से ड्रेस लेके आओ, और कुछ बच्चे गए, ड्रेस लेकर के आए। इनको, रजत को और राजेंद्र को, दोनों को वो ड्रेस पहनाई गई, और तब वो स्कूल गए, और स्कूल की लाज उन्होंने बचाई, मास्टर जी की लाज बचाई, यूं कह लीजिए। लेकिन ये कैसे दिन थे, ये कैसी तकलीफें थी। मैंने सस्ता साहित्य मंडल के लिए एक पुस्तिका लिखी थी, पुष्कर उसका नाम था। मुझे सस्ता साहित्य मंडल से कहा गया कि अगर आप कल तक ये किताब दे दें, छोटी पुस्तिका पुष्कर के बारे में, तो 100 रुपए मिलेंगे। पुस्तिका कैसे, मुझे तो पुष्कर कभी गया नहीं, कुछ जानता नहीं उसके बारे में। मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी गया, वहां से जेम्स टॉड का एक इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास, उसका हिंदी अनुवाद वो लिया। कुछ और पुस्तकें पुष्कर के बारे में, अजमेर के बारे में वो ली। किताबें लेकर के मैं घर आया। मेरे पास शायद 15-20 पैसे थे। एक मैंने रिटेलिन की गोली ली, और मैं वहां से पैदल पैदल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा, क्योंकि घर में तो लाइट नहीं थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैठकर बेंच पर मैंने वो किताब पढ़ पढ़ करके पुष्कर के बारे में लिखना शुरू किया। मुझे याद है कुछ 3-3:30 बजे होंगे रात के, एक सिपाही आया मेरे पास, और उस सिपाही ने कहा कि क्या कर रहे हो, इतनी देर से बैठे हो। अब मैं उसको क्या बताता कि मैं किताब लिख रहा हूँ, क्या कहता। तो मैंने सिपाही से कहा कि मेरा सुबह इम्तिहान में पढ़ रहा हूँ। तो सिपाही ने मुझे लाड़ से देखा, उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है पढ़ो। थोड़ी देर बाद सिपाही दोबारा आया मेरे पास, और उसने पूछा चाय पियोगे। उसके मन में मेरे प्रति थोड़ा लाड़ उमड़ आया था कि बच्चा जो है रोशनी की वजह से यहाँ पढ़ रहा है। अगले दिन मैंने साप्ताहिक सस्ता साहित्य मंडल में वो पुस्तक दे दी, पुस्तिका, और उन्होंने कहा ठीक है आपको हम चेक दे देते हैं। उन्होंने 100 रुपए का चेक दे दिया मुझे। वो चेक मैंने बैंक में जमा कराने के लिए गया, पता चला कि आज सैटरडे है, बैंक तो बंद हो गया। उसके बाद सोमवार को मैं और मेरा छोटा भाई अशोक, जो मुझसे छोटा है, हम दोनों उस चेक को भुनाने के लिए घर से चले। बस के तो पैसे थे नहीं, खाना तो खाया नहीं था 2 दिन से। हम दोनों पैदल पैदल सड़क पर चलते रहे, जहां घर में, और गर्मियों के दिन लू चल रही, पसीने पसीने। रास्ते में कहीं जहां पब्लिक का नल मिलता था, हम उसमें ओक लगा करके पानी पी लेते थे, और उबलता हुआ पानी, पेट में कुछ जाएगा। और हम चलते गए और कनॉट प्लेस पहुंचे। वहां से वो चेक हमने कैश कराया, और लौटते समय एक ऑटो हायर किया। मुझे याद है 12 आने लगे थे उस दिन। वो 12 आने मुझे कम लगे। उस ऑटो पर बैठने का, किसी सवारी में बैठने का ऐसा सुख मैंने जीवन में फिर कभी नहीं पाया जो उस दिन में आया था। अब मेरे ये सारी बातें मतलब मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मेरी पीड़ा से जुड़ी हुई हैं, वो ठीक है, लेकिन इसमें रेडियो की बात नहीं हो रही है। हमें बात तो रेडियो की करनी थी ना। नहीं, रेडियो की बात करेंगे, लेकिन आप जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में भी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। रेडियो की बात करेंगे, हम फिल्मों की बात करेंगे, हम कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल प्रोग्राम्स की बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, विविध भारती की बातें करेंगे। हमारे पास पूरा 1 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब ये बातें का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आप ये ज़रूर बताएं कि अपनी माँ की मृत्यु के बाद आप परिवार में सबसे बड़े थे। ये पराग शर्मा ने मुझसे सवाल लिख के भेजा है। आपने अपने सभी भाइयों को, जो आपसे सबसे, दोस्तों मैं बता दूं, हमारे जो मीडिया टाइकून हैं, इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा, वो लोकेन जी के छोटे भाई हैं, और ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। तो आपने सबसे बड़े होने के नाते अपने छोटे भाइयों को क्या शिक्षा दी? नीरज, शिक्षा देने जैसी तो मेरी कोई मनस्थिति या कोई बौद्धिक कुशलता नहीं थी, लेकिन हाँ,
जो पाया था अपने बुजुर्गों से, मेरी शिक्षा भी अधूरी रही, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा मैं। जब मैंने अनाउंसर की हैसियत से विविध भारती में दाखिला लिया तब तक मैं मैट्रिक पास था उस समय सिर्फ, बाकी आगे की पढ़ाई मैंने बाद में की। तो जो अपने छोटे भाइयों को मैं दे सका, ये वही है जो बाबूजी से मुझे मिला था, और मैंने नहीं दिया, वो तो बाबूजी ने उनके जीन्स में दिया था। ये देखो आश्चर्य की बात है कि इतने संकटों के बावजूद, घोर दारिद्र्य के बीच रहते हुए भी मेरे किसी भाई को शराब की आदत नहीं पड़ी, कोई आज बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, किसी ने होटलों में बड़े बड़े खर्चे नहीं किए, जबकि सब आज सब अपने अपने जगहों पर सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं, आनंद में हैं, कोई आर्थिक संकट नहीं है। लेकिन वो जो बचे रहे वो संस्कार थे जो बाबूजी से मिले थे। मेरे पिताजी सन 2000 में उनका देहांत हुआ था, और वे उसमें 92 ईयर्स के थे, 92 साल के थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उनके 32 दांत मौजूद थे एट द एज ऑफ 92। 32 दांत मौजूद थे। ये उनके जो अनुशासन था, उनका जीवन जीने का जो तरीका था, उनका खान पीन का जो, उन्होंने जीवन में कभी चाय नहीं पी। अब बताइए, जिस आदमी ने कभी चाय नहीं पी, उसके बेटे शराब कैसे पिएंगे? तो वो ये जो कुछ भी संस्कार हमें मिले ना, ये बाबूजी से मिले। और अगर मेरे माध्यम से अपने छोटे भाइयों को मिले तो उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, जो मैंने पाया, मेरे अलावा इस परिवार ने अगर कुछ पाया तो वो जीजी से पाया, मेरी बहन से पाया। मेरी बहन ने, मेरी मां की मृत्यु के बाद हम 7 भाई हैं। इनमें से जो 4 छोटे थे, मैंने रात को उनको झीझी उठ करके दूध पिलाती थी बोतल में गर्म करके, रात को 1 डेढ़ बजे तक। ये मैंने देखा है। उसने बिल्कुल माँ की तरह पाला। जीजी ने जीवन भर विवाह नहीं किया, अपना घर नहीं बसाया, और कहा तो एक बार ऐसी कोशिश हुई थी। बाबूजी ने, मुझे याद है, इंदौर के एक कोई डॉक्टर, एक लड़का था, उससे रिश्ते की बात चल रही थी। जीजी ने बात सुन ली। मैं सो रहा था उस समय, मैंने जीजी की बाबूजी की बात सुनी। जीजी ने कहा बाबूजी से, मैं कोई शादी नहीं करने वाली, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, इन बच्चों को छोड़ करके अगर मैं चली गई तो इनको कौन खाना खिलाएगा, कौन इनके लिए रोटी बनाएगा, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। बाबूजी ने भी सिर झुका लिया। उनको पता था जो कह रही उसकी बात में सच्चाई है। ये इसीलिए मैंने कहा कि ये कोई फरिश्ता नहीं थी, फरिश्तों से कुछ ज्यादा थी। ये एक आम साधारण किसी स्त्री के लिए इस तरह का संकल्प लेना वो छोटी बात नहीं है। उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, उन्होंने कोई गीता रामायण महाभारत नहीं पढ़ी थी, लेकिन उनका अपना जीवन, अपने कृत्य, अपनी सेवा, वो किसी शास्त्र से कम नहीं था। जो कुछ उनका जीवन पूरा ऐसा था कि जो युगों तक लोगों को तालीम दे सकता है, सिखा सकता है। आपके पास पेट भरा हुआ हो तो अपनी थाली में से रोटी दूसरे को दे देने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सबको खिलाने के बाद उसके लिए कुछ ना बचे और पानी पी करके सो जाए और किसी से शिकायत न करे, ये थी जीजी। संकट के वो जो दिन थे, उन दिनों में वो भी तो हमारे साथ थी, और उसने कभी भी, वो लड़ती थी, झगड़ती थी, कभी कभी किसी बच्चे को मारती थी भी, लेकिन जब कोई बीमार पड़ जाता था, उस बच्चे को जिससे वो 2 दिन से बोली नहीं है, नाराज है, जब वो बीमार पड़ जाता था, सारे रात उसके सिरहाने बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां वही रखती थी। उसके मन में जो जिस तरह की भावना थी, वो
मुझे लगता है कहीं वो बाबूजी से भी बड़ी थी। बाबूजी बहुत बड़े हैं, उनका दिया हुआ सब कुछ है, हम सब कुछ उन्हीं के दिए हुए हैं, जो उन्होंने तालीम दी वही है। लेकिन जो जीजी ने किया उससे बड़ा मैं और किसी को दूर दूर तक देखता हूं, मुझे कोई नजर नहीं आता। मीलों तक जीजी जैसा कोई व्यक्तित्व मुझे अपने जीवन में, अब आपको मैं बताऊं, मेरी आयु इस समय आपके सामने जब मैं बैठा हूं, मेरी आयु 78 बरस की है, 78 ईयर्स। और 78 ईयर्स का अनुभव बता रहा है कि जीजी से अधिक बड़ा व्यक्तित्व मेरे जीवन में दूसरा कोई नहीं आया। वो इसलिए वो एक दिन की बात नहीं थी, 2 दिन की बात नहीं थी, हमें उनको कोई उम्मीद नहीं थी कब सुख के दिन आएंगे, कब ये नौकरियों पे लगेंगे, कब कमाइयां करेंगे, कब मुझे आकर के देंगे। मैंने अपने जीवन में केवल अपने पिताजी के पैर छुए, और उसके बाद मैं अपनी बहन के पैर नहीं छूता था। मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर उनके पैरों में रखकर अपना माथा उनके चरणों से छुआता था। ये मैं, और ये जो मैं करता था ये इसलिए करता था कि मेरे मन में क्या, मैं कैसे उनका उपकार चुकाऊं, कैसे उनको आदर दूं, ये उनकी इच्छा नहीं थी, किसी ने कहा नहीं था मुझसे। लेकिन घर के आए और सदस्य वो इस बात को जानते होंगे, देखा होगा उन्होंने, मैं हमेशा जीजू को ऐसे ही प्रणाम करता था। इसलिए जब जीजी चली गई, जिस दिन जीजी गई है, मुझे याद है अच्छी तरह से, जब बाबूजी का देहांत हुआ था तब मैं दिल्ली गया था, और वहाँ मुझे बताया गया कि बाबूजी नहीं है, मतलब अब मैं सबसे बड़ा हूँ। तो एक ऐसे मौकों पर एक रस्म पगड़ी होती है कि जो घर का सबसे बड़ा है उसको पगड़ी पहनाई जाती है कि भाई अब आप घर के मुखिया आप हैं। मैंने इस रस्म से मना कर दिया, क्योंकि उससे एक रात पहले जब ये तय हुआ था, अरुण जेटली थे, वो रजत के बहुत अच्छे मित्र थे, बिल्कुल उसके बड़े भाई जैसे थे, वो भी बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा था कि रस्म पगड़ी करना है। तो उस रात जब मैं सो रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे कि देखो बाबूजी नहीं है, अब सारा भार मुझे झेल रहा है, अब मुझे मतलब घर के बड़े होने का फर्ज निभाना है, मैं तो सचमुच में अनाथ हो गया। और एक का एक झटका सा लगा मुझे, और मैं उठकर बैठ गया, और मैंने अपने आप को भीतर भीतर लताड़ा कि तू कैसे अनाथ हो गया, अभी जीजी है ना तेरे सिर पे हाथ रखने वाली, जब तक जीजी है तब तक मैं काहे का अनाथ। और रस्म पगड़ी करनी है तो जीजी को पहनाओ, वो है घर की सबसे बड़ी। और अगले दिन मैंने अरुण जेटली जी को ये कहा कि भाई नहीं, मैं तो कोई रस्म पगड़ी नहीं मानता, क्योंकि घर में अभी जीजी है। लेकिन फिर एक दिन जीजी चली गई, और उस दिन मैंने जाना आज मैं सचमुच अनाथ हो गया। जिसने जीवन भर दिया ही दिया, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं लिया। और अच्छी बात यह है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं और हमारे सब भाई, भाइयों की पत्नियां, भाइयों के बच्चे, सब जीजी के इस महान व्यक्तित्व को स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं अभी कुछ लोगों ने, हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखकर भेजा है। एम्स्टर्डम से दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं, मेरे छोटे भाई हैं। ये कहते हैं, भाई साहब लोकेश शर्मा भाई साहब आपको नमस्कार। और रश्मि मुदगल जिंगरान जमशेदपुर से जुड़ी हैं, शी इज सेइंग ग्रेट। और ये अभिमन्यु अभिज्ञान राठौर, ओ सर मन द्रवित हो उठा, प्रेरक अनुकरणीय यात्रा, वंदना राठौर लिख रही हैं ये। और रेणु पांडे मिश्रा लिखती हैं ये जम्मू से, ग्रेट। और निशा निशांत जी बराबर लिख रही हैं, और उन्होंने लिखा है कि दशकों बाद एक मनुष्य से ऊंचा मनुष्य सुन रही हूं, देख रही हूं आज ये समय सार्थक कर दिया आपने। वाह,
निशा निशान जी, अति उत्तम लिखा आपने। और सविता शर्मा नागर ये पुत्रवधू हैं हमारी अचला नागर जी की। क्या दिल्ली आपको याद आती है, ये सवाल पूछती है। मैं सबके वो पढ़ दूं, उसके बाद आप ज़रूर इस बात का जवाब इनको दीजिएगा। पराग शर्मा, तो कह सिस्टर के बारे में वो बता दिया आपने। और निशा निशांत जी ने फिर लिखा, दादा आज रुला दिया आपने, बहुत सालों से रुका अवरोध हटा आंखों से। वाह, अपने दिन याद आ गए, इन्होंने लिखा। और उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं। मैं बराबर सभी ने इस बात की तारीफ की है। और रेणु पांडे मिश्रा लिख रही हैं, दर्द का एहसास अब भी है, आवाज से पता चलता है। निशा निशान जी लिख रहे हैं, नीरज भाई आज आदरणीय डॉक्टर अचला नागर जी ने किसी संदर्भ में दद्दा का उल्लेख किया, मतलब आपके बारे में कहा भाई साहब, अचला जी ने। ये इत्तेफाक के अभी सुन रही हूँ, बहुत बढ़िया बात है। और इस विषय में आप जरूर कुछ कहेंगे भाई साहब। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, सब अनुग्रहित हूँ। मैं नहीं चाहता था कि इस जीवन के मैं वो पन्ने उगाड़ूं जो मैं आमतौर पर दबाए रखना चाहता हूँ, लेकिन आज अवसर ऐसा था और आपने मतलब मुझे इस चर्चा में घसीट लिया, इसलिए सब भीतर बहुत अरसे से रुका हुआ था वो उमड़ने लगा बाहर। अचला जी से मेरी मुलाकात मथुरा में हुई थी। जिन दिनों मैं आकाशवाणी मथुरा में था, वहाँ वो नाटक लिखती थी और अभिनय भी करती थी। उनके साथ कुछ काम करने का मौका भी मिला। बाद में मैं तो बम्बई आ गया था और वो बाद में मथुरा में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बन गई थी। बाद में उनका तबादला बम्बई हो गया, लेकिन उन्होंने रेडियो में ज़्यादा रुकी नहीं वो, क्योंकि वो तब फिल्मों में रम चुकी थी। और ये जो अपने बी आर चोपड़ा साहब हैं, उनके लगभग परिवार का सदस्य बन गई थी। उनकी कई फिल्में उन्होंने लिखी और कामयाब भी रहीं। तो और अचला जी ने मतलब ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में केवल जो मेरे समान आयु के लोग थे उनका योगदान नहीं है। अचला जी का भी मैं काफ़ी मतलब सम्मान करता हूँ इस बात को लेकर के कि उन्होंने, हालांकि मुझे इस तरह से कभी नहीं जाना, इस तरह की चर्चा हमारी बातें नहीं हुई, लेकिन रेडियो के ताल्लुक से या लेखन के ताल्लुक से उनसे अक्सर बातें होती थी। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। एक दिन वो था कि जब मैं अचला जी की स्क्रिप्ट करेक्ट करता था, जब वो शुरू में लिख रही थी, पहला उनका नाटक आया था मेरे पास, वो मैंने उनसे दोबारा लिखवाया था। मैंने उनको बताया था इसमें ये कमी है, और उन्होंने उस श्रम से कभी इनकार नहीं किया, बुरा भी नहीं माना, क्योंकि वो महारत हासिल करने की दिशा में बढ़ रही थी। और फिर एक दिन देखिए उन्होंने कितना नाम कमाया, कितनी फिल्में लिखी और बहुत अच्छा काम किया। तो मैं ये कहूँगा कि वो लेखन में मुझसे आगे निकल गई। जो श्रम है वो हमेशा पुरस्कार देता ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब आप। और मैंने भी अपने इस जीवन के क्रम में, मुझे भी आपके सानिध्य में बैठने बात करने का शरद जी के साथ, उसके अलावा बम्बई में, दिल्ली में मौका मिला, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आज मैंने थोड़ा भावुक हो गया आप मेरी बातों से, लेकिन भाई साहब ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हम बात करेंगे आपके साहित्यिक कृतियों के बारे में, और जो आपने काम किया है एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड के लिए, फिल्मों के लिए, टेलीविज़न के लिए भी आपने मेरे लिए भी फिल्म लिखी, और रेडियो के लिए आपने जो काम किया है, विविध भारती में आज भी आपका बाबा जी वो जो बाइस्कोप है वो आज भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और अपने आप में वो मील का पत्थर है। तो मैं दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि ये 2 भागों में कार्यक्रम होगा। पहला भाग आज का था, तो आज के भाग के बिल्कुल अलग हमारा अगला भाग होगा। और ये तो आपने
भाई साहब यानी आदरणीय लोकेंद्र शर्मा जी के विषय में जाना कि ये क्या व्यक्तित्व हैं। मतलब कोई साधारण सामान्य व्यक्तित्व नहीं है ये। इनसे जब बात करते हैं तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि शब्दों को रिपीट नहीं करते, शब्दों को ढूंढते नहीं हैं, क्योंकि ये शब्द के धनी हैं और उस ध्वनि के धनी हैं जो रेडियो में आवश्यक होती है। और बहुत सारा जो इन्होंने काम किया है हमारे लिए, वो एक तरह का हमें संबल देता है। और मैं बहुत सी बातें अगले कार्यक्रम में ज़रूर करूँगा, और मैं नहीं चाहूँगा कि आज भाई साहब आपको और ज़्यादा थकाया जाए। और अगले शनिवार को यानी 21 तारीख को भाई साहब फिर आएंगे, श्री लोकेंद्र शर्मा जी फिर आएंगे, और इसके आगे की हमारी बातचीत शुरू होगी। और तब आप जानेंगे कि ये जो व्यक्तित्व है जिसने जीवन के इतने पड़ाव पार करके वो यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद उन्होंने क्या किया और एक मिसाल कायम की। चाहे वो रेडियो एडवर्टाइजिंग लिखने की बात हो, चाहे टेलीविज़न के लिए लिखने की बात हो, चाहे फिल्मों के अंदर उनके योगदान की बात हो, संवाद लिखने की बात हो, या रेडियो की बात हो, क्योंकि बेसिकली ही इज़ अ मैन फ्रॉम रेडियो। और जैसा कि मैंने कहा कि रेडियो हमारा पनप रहा है, और आगे का युग, आगामी युग जो है वो रेडियो का है। और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं बता दूं, ये लिखा है इन्होंने, डॉक्टर निशा निशांत जी लिखते हैं, नीरज भाई आज आदरणीय डॉक्टर अचला नागर जी ने किसी संदर्भ में दद्दा का उल्लेख किया। हाँ, ये मैं पढ़ चुका हूं। दिनेश शर्मा लिखते हैं एम्स्टर्डम से, हम्बल रिमाइंडर फॉर टुमारोज एनिवर्सरी प्रोग्राम ऑफ रिदम बाय नीरज लाइव शो, काइंडली ज्वाइन एट 3:30 CET, 2:30 UK एंड 7 PM। यस, रिदम बाय नीरज का कल एनिवर्सरी प्रोग्राम है, और हमारे विदेशों से बहुत सारे सिंगर जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए आने वाले हैं। मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं, कल शाम 7 बजे रिदम बाय नीरज का प्रोग्राम जरूर देखिएगा। और एक और चीज़ है, अभिज्ञान राठौर जी लिखते हैं, लोकेन जी क्या कहूँ, कितना कहूँ, शब्दों के अभाव की अनुभूति इससे पहले कभी नहीं हुई। वाह, आपने सब कुछ लिख दिया अभिज्ञान राठौर जी। आपकी आवाज कानों से गुजर कर मन में उतर रही है, और स्मृति पटल पर 1996 में प्रसारित बाइस्कोप की बातों का चित्र उभर आया है। ग्रेट, सुपर्ब। और दिनेश शर्मा लिखते हैं, अति प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका। यस दिनेश, ये हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनको भाई साहब कहता हूं, और काफी प्रभावित किया आपने। यस ऑफ कोर्स, कोई शक ही नहीं इसमें। तो भाई साहब मेरे ख्याल से आज के कार्यक्रम को विराम दें। जी, मैं मतलब वैसे मानसिक रूप से थका हुआ ज़रूर महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह की बातें आपसे मुझसे कहलवा दी, अब कुछ देर तक अपनी यादों में कुछ देर तक उनके साथ रहूँगा, और अगली बार जब हम बात करना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर कोई अपने ऐसी बात नहीं करेंगे। रेडियो और रेडियो की स्क्रिप्टिंग के बारे में बात से शुरू करेंगे, और कैसे मैं बम्बई आया, और बम्बई आकर के कैसे मैं अमीन साहब के साथ जुड़ा, यहाँ से हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे, जिसमें जो रेडियो के लिए जो लिखना है, उस लिखने को कमर्शियल टच कैसे दिया जाना चाहिए, ये गुर मैंने कैसे सीखे, ये मैं आपको बताऊंगा अगली बार। दोस्तों तो अब तक प्रणाम सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आखिरी बात कह दूं भाई साहब जी, आज के प्रोग्राम की कंक्लूडिंग बात कह दूं। दोस्तों, ये जो आदरणीय लोकेंद्र जी ने, भाई साहब ने बात कही है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी, मेरा ताल्लुक रेडियो ड्रामा से भी है, मेरा ताल्लुक कमर्शियल वर्ल्ड से भी है, मेरा ताल्लुक टेलीविजन से भी है, मेरा ताल्लुक, मैं रेडियो में पैदा हुआ हूं, मैं फिल्मों से भी है। ये जो भाई साहब ने बात कही है कि जो लेखन है उसको कमर्शियल वर्ल्ड में कैसे तब्दील किया जाता है, ये गुर की बात है। मैं भी सुनना चाहूंगा भाई साहब, आपने इतनी बड़ी बात कह दी है। ठीक है, हम अगली बार बात करेंगे ये, और बहुत मज़ेदार, बहुत आपको मज़ा आएगा सुन करके, वो बोर करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन को एक नया रूप दिया इसने।
और मैं तो मतलब रेडियो का आदमी हूँ, और आप मेरे जीवन से अगर रेडियो निकाल देना तो मैं एक शव से अधिक कुछ नहीं हूँ, और कुछ है ही नहीं मेरे जीवन में। पूरा जीवन मेरा रेडियो से भरा हुआ है। और ये मतलब मैं इसको अपना सौभाग्य समझता हूँ कि रेडियो के जितने भी आयाम हैं, रेडियो के लिए लिखना, रेडियो के लिए बोलना, रेडियो के लिए अभिनय करना, रेडियो के लिए एडिटिंग करना, मिक्सिंग करना, ये सारी बातें मैंने धीरे धीरे करके सब अपने गांठ बांधता चला गया। और मुझे लगता है कि अगर आदमी को कंप्लीट फुल ब्रॉडकास्टर बनना हो तो केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, केवल लिखने से काम नहीं चलेगा। उसको दूसरे ये जो पक्ष है ब्रॉडकास्टिंग के, इनको भी अपनी गांठ में बांधना पड़ेगा। तो इस बारे में हम अगली बार चर्चा करेंगे विस्तार से, और तब मैं विशेष रूप से जो ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको शायद मेरी बात ज़्यादा मज़ा आएगी। मुझे लगता है कि जो लेखन से संबंधित लोग व्यक्ति हैं, क्योंकि हम लिखते हैं, बहुत ही साहित्यिक भाषा का प्रयोग करें अगर, तो उसके जो पाठक हैं या उसके जो श्रोता हैं वो सीमित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो प्रचलित है और उसमें विधा कायम रहे, विधा बनी रहे, तो सबको पसंद आता है। भाई साहब, मैंने ठीक कहा कि नहीं? ये थोड़ा सा इसमें मैं और जोड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं, वो अगली बार के लिए भी कुछ रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप चर्चा शुरू हुई तो फिर वो बंद नहीं होगी, फिर वो इस विषय पर हम बात करते ही रहेंगे। ये तो पराग शर्मा लिखते हैं, ताऊ जी की एक कहानी दिलीप कुमार की है, वो भी अगली बार सुनाएंगे दिलीप कुमार की कहानी भाई साहब। और लोगों से मेरा संपर्क, जिनके संपर्क में आया और जिनकी कहानियां हैं, आप मुझे याद दिला दीजिएगा। दिलीप कुमार की तो है, लेकिन सबसे जो मुझे आनंद देती है जो कहानी, जो फिल्मी पात्रों में, अमिताभ तो खैर मेरे मतलब एक तरह से अमित दा कहता हूँ मैं उन्हें, और वो मुझे लोकेन भाई साहब कहते हैं। हम दोनों की आयु में मैं उनसे 2 हफ्ते और 1 इंच छोटा हूँ, तो हमारा वो रिश्ता तो दूसरा है। लेकिन मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक यादगार जो व्यक्तित्व पाया है फिल्मी संसार से, जिनके बारे में आपको बताऊंगा, वो हैं लता मंगेशकर। उनके साथ जो मेरी यादें हैं मैं आपसे बताऊंगा अगली बार। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि ये डॉक्यूमेंटेशन है आज की जनरेशन के लिए और जनरेशन टू कम, उनके लिए जानना, समझना। मैंने सुना था, पंडित विनोद शर्मा ने मुझे एक बात कहा था कि श्रवण, तत्पश्चात चिंतन, तदुपरांत मनन, एंड उसके बाद स्वाध्याय। तो जो भाई साहब की बातें हैं आदरणीय लोकेंद्र शर्मा जी की, वो सब इसीलिए हैं। ये प्रोग्राम हम इस वक्त यहाँ पर समापन करते हैं, तो और अगले शनिवार को शाम को यानी रात को 8 बजे जरूर जुड़िएगा। ये अगली इस प्रोग्राम की किश्त में बहुत सी दिलचस्प बातें जानने के लिए अभी भाई साहब ने आपको बताया। और इस बीच आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहां नहीं होती, यहां तो आपको आना ही है। आप कैमरे के उधर, हम कैमरे के इधर। तो दोस्तों, आप लोगों का इंतजार रहेगा अगले शनिवार को रात को 8 बजे। इस प्रोग्राम से जरूर जुड़ेंगे, इस प्रोग्राम का दूसरा भाग होगा। लेकिन याद रखिए, कल शाम को 7 बजे रिदम बाय नीरज की एनिवर्सरी है, और उसके अंदर हमारे पूरे दुनिया से 10 सिंगर जुड़ रहे हैं, और प्रोग्राम को सुन के आपको बहुत मजा आएगा। एंकरिंग मैं ही करूंगा, तो कल उस प्रोग्राम में भी जुड़िएगा। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार करने से पहले वेद प्रकाश जी कहते हैं, वेद प्रकाश सुदन जी थैंक्स इंदिरा जी, पराग शर्मा कहते हैं सर नमस्ते नमस्ते, और सर वेल्डन पराग शर्मा कह रहे हैं, और रेणु शर्मा कह रही हैं हम खुशकिस्मत है नीरज भाई जो इतने महान हस्तियों से मिलवाते हैं आप, प्रेशियस। यस, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे भाई साहब बहुत महान हस्ती हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अगर कहीं कुछ गलत लिख देता हूं तो फौरन इनका मैसेज आ जाता है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है।
ऐसे व्यक्ति ये हमारे लिए हमारी धरोहर हैं दोस्तों, हमें इन्हें संभाल के रखना है। थैंक यू वेरी मच। अगले शनिवार को मिलेंगे। भाई साहब थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुनने वालों का, देखने वालों का, और नीरज तुम्हारा भी। अरे भाई साहब मेरा क्या, मैं तो बच्चा हूँ, आपसे समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं आपसे, और हमेशा सीखता रहूंगा आपसे। अजीत गुप्ता लिखते हैं इट्स अ मेमोरेबल इवनिंग। यस इट इज। दोस्तों मिलेंगे अगले शनिवार रात को 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। भाई साहब रुकिएगा अभी। नमस्कार। अजीत भाई आप आ जाएं जरा। ओके थैंक यू।